हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आपने आरएससीआईटी तैयारी कर ली होगी। दोस्तों, आरएससीआईटी की एग्जाम देने जाने से पहले ये क्लास देख लीजिए आप एक बार। इस क्लास के अंदर दोस्तों 35% है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये 35% आपके एकदम सही होंगे। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोग कितने का जवाब सही दे पाते हो सकता है कि ऐसा ही पर्सन पेपर आपको मिल जाए वहाँ पे। तो ये 35% है और 35% में से आपके कितने परसेंट होते हैं जल्दी से बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला प्रश्न है दोस्तों, एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन डेटा को सॉर्ट करने के लिए, दूसरा एक टेबल से दूसरी टेबल में वैल्यू सर्च करने के करके लाने के लिए, तीसरा केवल योग निकालने के लिए, चौथा चार्ट बनाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। डेटा को सॉर्ट करने के लिए, एक टेबल से दूसरी टेबल में वैल्यू सर्च करने के लिए, या फिर बात करें केवल योग निकालने के लिए या चार्ट बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए वीलुकअप की तो ये क्या करता है दोस्तों, एक टेबल से दूसरी टेबल में वैल्यू सर्च करके लाने के लिए, मतलब एक टेबल से दूसरी टेबल में क्या कर सकता है दोस्तों, ये वैल्यू सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वीलुकअप। वीलुकअप बोलते हैं दोस्तों वर्टिकल लुकअप। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको वर्टिकल लुकअप बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहले प्रश्न में आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का क्या कार्य है। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का क्या कार्य है। ट्रैक चेंजेस पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या कार्य है इसका। पहला टेक्स्ट को बोल्ड करना, दूसरा डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक और रिव्यू करना, तीसरा ऑप्शन आ रहा है मार्जिन सेट करना, और चौथा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इमेज इंसर्ट करना। क्या आ रहा है दोस्तों, इमेज इंसर्ट करना। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का क्या कार्य है। पहला टेक्स्ट को बोल्ड करना, दूसरा डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करना और रिव्यू करना, तीसरा ऑप्शन आ रहा है पेज मार्जिन सेट करना या इमेज इंसर्ट करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका। तो ट्रैक चेंजेस जो होता है दोस्तों वो काम आता है कि डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करना और रिव्यू देना। डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करना और रिव्यू देना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा रहा है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन कंडीशनल योग निकालता है। निम्न में से कौन सा फंक्शन एक्सेल निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन कंडीशनल योग निकालता है। बताइए दोस्तों कौन सा निकालेगा। भाई बात की जा रही है यहाँ पे योग निकालने की। ठीक है, तो योग निकालने की बात की जा रही है तो कौन सा कंडीशनल योग निकालेगा दोस्तों यहाँ पे, सम का, एवरेज का, समीप का या काउंट का। चार ऑप्शन आपके सामने और उम्मीद करूंगा दोस्तों चारों में से आपका एक ऑप्शन सही होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही देंगे भाई जल्दी से दीजिए, चारों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कंडीशनल योग मतलब सम क्या करता है दोस्तों, सिर्फ जोड़ने का काम करता है। एवरेज निकाल करता है दोस्तों औसत निकालने का काम। ध्यान रखना दोस्तों औसत कौन निकालता है, एवरेज निकालता है। सम इफ की बात करें तो ये दोस्तों शर्तों के आधार पर जोड़ता है। शर्तों के आधार पर क्या करता है दोस्तों, ये जोड़ता है, जोड़ना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सम इफ, शर्तों के आधार पर जोड़ना। काउंट की बात करें दोस्तों तो संख्या गिनना या वैल्यू गिनने का काम करता है दोस्तों काउंट का फंक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीसरे में आपने सम इफ कर लिया होगा, क्योंकि कंडीशन योग, कंडीशनल लगता है दोस्तों इफ और योग लगता है दोस्तों सम। तो सीधी सी बात है सम इफ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, सम इफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनेट में HTTP का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट में HTTP का पूरा नाम क्या है। पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, तीसरा हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या होस्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो ये होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों चौथे में, ए ऑप्शन आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं दोस्तों आज की पांचवी प्रश्न की और पांचों प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में, एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है। एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है भाई। डेटा को सारांशित करना और एनालाइज करने के लिए, केवल फॉर्मूला लिखने के लिए, या टेक्स्ट एडिट करने के लिए, या स्लाइड बनाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग जो होता है दोस्तों वो होता है डेटा को सारांशित यानी कि समराइज और एनालाइज करने के लिए। तो पांचवें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दिया होगा, पांचवें में ए ऑप्शन।
अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि साइबर अटैक में रैनसमवेयर क्या करता है। साइबर अटैक में रैनसमवेयर क्या करता है? केवल स्पैम भेजता है, दूसरा पासवर्ड चुराता है, सिस्टम को स्लो करता है, या फाइलों को इनक्रिप्ट करके रैनसम मांगता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। साइबर अटैक में रैनसमवेयर क्या करता है? तो ये क्या क्या करता है दोस्तों, फाइलों को इनक्रिप्ट करके, क्या दोस्तों, फाइलों को इनक्रिप्ट करके रैनसम मांगता है। क्या करता है दोस्तों, फाइलों को इनक्रिप्ट करके रैनसम मांगता है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? अलग अलग पेज ओरिएंटेशन या फॉर्मेटिंग के लिए, केवल टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, इमेज रिसाइज करने के लिए, या स्पेलिंग चेक करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बात करें दोस्तों एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक के उपयोग की, तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है सातवें में क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो यहाँ पे आएगा अलग अलग पेज ओरिएंटेशन या फॉर्मेटिंग के लिए। अलग अलग पेज ओरिएंटेशन और फॉर्मेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा सातवें में ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की, और आठवें प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस वर्जन 32 बिट है। निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस वर्जन 32 बिट है? IPv6, IPv4, IPv8 या IPv2। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ बात करें निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस वर्जन 32 बिट है, तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका होगा दोस्तों आठवें में आएगा IPv4। क्या आएगा दोस्तों, IPv4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आईपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की, और नवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्या है। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग क्या है? केवल चार्ट बनाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, सेल में गलत एंट्री को रोकने के लिए, या प्रिंट सेटिंग के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे यहाँ पे सही जवाब देंगे इसका। तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन की बात करें तो ये आएगा दोस्तों सेल में गलत एंट्री रोकने के लिए। सेल में गलत एंट्री रोकने के लिए सी ऑप्शन इज राइट। नवे में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा, सेल में गलत एंट्री या गलत डेटा एंट्री रोकने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि फिशिंग अटैक मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है। फिशिंग अटैक मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है भाई। फर्जी ईमेल या वेबसाइट से व्यक्तिगत जानकारी चुराना, वायरस फाइल डाउनलोड करना, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना, या बात करें फायरवेल बंद करना। देखिए दोस्तों क्या होगा फिशिंग अटैक का मुख्य माध्यम। तो फिशिंग अटैक का मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों फर्जी ईमेल या वेबसाइट से व्यक्तिगत यानी कि संवेदनशील जानकारी चुराना। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, फिशिंग अटैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, फिशिंग अटैक बोलते हैं कि फर्जी ईमेल या वेबसाइट से व्यक्तिगत जानकारी चुराना फिशिंग अटैक के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये 10 प्रश्न थे हमारे, और 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या लाभ है। एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या लाभ है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, मास्टर स्लाइड पूछ रहा है आपसे, तो इसका क्या लाभ है। पहला ऑप्शन सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट, लोगो या फॉर्मेटिंग लागू करना, केवल एनिमेशन जोड़ना, टेक्स्ट टाइप करना, या साउंड इंसर्ट करना। दोस्तों एमएस पावर पॉइंट की बात की जाए यहाँ पे तो मास्टर स्लाइड का मतलब होता है दोस्तों सभी स्लाइड का एक जैसा लेआउट, लोगो या फॉर्मेटिंग लागू करना। मतलब 11वें में क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आएगा, सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट, लोगो या फॉर्मेटिंग लागू करना। कौन करता है दोस्तों, मास्टर स्लाइड करता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में टेक्स्ट को कैपिटल में बदलता है। निम्न में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में टेक्स्ट को कैपिटल में बदलता है। लोअर, अपर, प्रॉपर या ट्रिम। क्या होता है दोस्तों इसमें, कौन सा करता है भाई। तो टेक्स्ट को कैपिटल में कैसे बदलता है भाई, जैसे देखिएगा मैं लिखता हूं यहाँ पे डोसा कंप्यूटर वाला, DAU है ना,
फिर SA डोसा, फिर मैंने लिख दिया कंप्यूटर वाला। नाम सुना होगा आपने, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसको मैं कैपिटल में कैसे बदलूंगा, यहाँ पे आएगा D, फिर AUSA ऐसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा COMPUTER मतलब कैपिटल, और यहाँ पे WALA ऐसे आ जाएगा दोस्तों, कैपिटल आ जाएगा। तो कौन बदलता है, ये करता है दोस्तों अपर केस। कौन करता है भाई साहब, अपर करता है ये। तो बी ऑप्शन इज राइट। 12वीं में क्या आएगा भाई साहब, बी आएगा। लोअर क्या करता है दोस्तों, सारे स्मॉल कर देता है। अगर लोअर की बात करें तो ऐसे करता है DAUSA है ना, डोसा, फिर COMPUTER है ना, WALA ऐसे। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये लोअर होता। क्या होता है दोस्तों, ये लोअर होता। प्रॉपर की बात की जाए दोस्तों, प्रॉपर कैसे करता है, ध्यान से देखिएगा। ये लोअर कर दिया, प्रॉपर कैसे करता, ये करता दोस्तों यहाँ पे DAUSA, डोसा का डी बड़ा कर दिया यहाँ पे है ना, मतलब वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करता है ये। दूसरा कंप्यूटर का C बड़ा कर देता है, MPUTER हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वाला का W बड़ा कर देता है, LA कर देता है। ऐसे कैसे, मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कौन करता है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा यहाँ पे अपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिम की। ट्रिम क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिम की भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ट्रिम करता है दोस्तों कि भाई जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, एक्स्ट्रा स्पेस हटाता है और सिर्फ सिंगल स्पेस रखता है। ये ट्रिम क्या करता है दोस्तों, एक्स्ट्रा स्पेस हटाएगा और सिंगल स्पेस रखेगा, ठीक है। तो मैंने 4 ऑप्शन आपको समझा दिए दोस्तों 12वें प्रश्न के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फायरवेल किस स्तर पर काम करता है, फायरवेल किस स्तर पर काम करता है। केवल वायरस स्कैन करता है, डेटा बैकअप लेता है, इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करके अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। दोस्तों यहाँ पे आएगा नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करके अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। 13वें में आएगा डी ऑप्शन इज राइट, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करके अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि MS वर्ड में स्टाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। MS वर्ड में स्टाइल्स का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, पूरे डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग के लिए, केवल पेज नंबर डालने के लिए, इमेज क्रॉप करने के लिए, बात करें टेबल बनाने के लिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, तो इसका होगा दोस्तों यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे DNS का पूरा नाम क्या है। DNS का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन डाटा नेम सर्वर, दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिजिटल नेटवर्क सर्विस, तीसरा आ रहा है डोमेन नेटवर्क सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने और यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम होगा, मतलब DNS। ओके, डोमेन नेम सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां यहाँ पे कि एक्सेल में इफ फंक्शन का सिंटैक्स मुख्य रूप से क्या है, मतलब जो इफ फंक्शन होता है ना आपका, उसका सिंटैक्स क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना इस चीज का, पूछा जा सकता है आपसे ये भी। तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, अगर इफ की बात की जाए तो इफ चालू होगा, इफ से कंडीशन वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, उसके बाद में वैल्यू है ना, यहाँ पे लॉजिक भी लिखा सकता है। कंडीशन क्या लिख सकते हैं उसको, लॉजिक भी लिखा सकता है, और वैल्यू इफ ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, है ना। सम इफ का भी यहाँ पे, मतलब इफ का फंक्शन का सिंटैक्स मुख्य रूप से सही क्या है, तो इफ का तो यही है ना भाई, सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों जीरो डे अटैक क्या है। जीरो डे अटैक क्या है, बताइए दोस्तों क्या है जीरो डे अटैक। केवल पासवर्ड क्रैक करना, ईमेल स्पैम भेजना, सॉफ्टवेयर के अज्ञात का तुरंत एक्सप्लॉइट करना, या फाइल डिलीट करना। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका, तो ये होगा दोस्तों सॉफ्टवेयर के अज्ञात तुरंत एक्सप्लॉइट करना। तो सी ऑप्शन इज राइट 17वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की और 18वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए है। MS एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए है। केवल फॉर्मूला लिखने के लिए, पेज सेटअप के लिए, चार्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, या सेल को वैल्यू के आधार पर ऑटोमेटिक कलर या स्टाइल देने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग जो होती है, मतलब एक बाय डिफॉल्ट रूप से, मतलब एक तरीके से हम बात करें ऑटोमेटिक कलर या स्टाइल देने का काम करती है सेल को। यहाँ पे आएगा
सेल को वैल्यू के आधार पर ऑटोमेटिक कलर या स्टाइल देने के लिए, सेल को वैल्यू के आधार पर ऑटोमेटिक स्टाइल या कलर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों 18% आपका सही हो गया होगा। और इन 18% में से आपके कितने ऐसे पर्सन हैं जो एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कि 18 में से ऐसे कितने पर्सन हैं जो आपके एकदम सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 1900% की ओर। 1900% पूछ रहा है आपसे कि SSL या TLS का मुख्य कार्य क्या है? वेबसाइट पर सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रदान करना, केवल इमेज लोड करना, डेटा डिलीट करना या स्पीड बढ़ाना। दोस्तों SSL और TLS का मुख्य कार्य की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों वेबसाइट पर डेटा सुरक्षित यानी कि इनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रदान करना। मतलब 19वीं में आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट, वेबसाइट पर सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों 1900 भी आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पे ए पे आपने टिक कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड में मेल मर्ज में डाटा सोर्स क्या होता है? MS वर्ड में मेल मर्ज में डाटा सोर्स क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन रिसिपिएंट की जानकारी वाला एक्सेल या डाटाबेस फाइल, केवल टेम्पलेट, इमेज फाइल या PDF फाइल। तो MS वर्ड में मेल मर्ज की बात की जाए तो एक साथ में हम कई लोगों को एक साथ में हम ईमेल भेज सकते हैं, मतलब ईमेल क्या पत्र भेज सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब मैटर सेम रहेगा, बस उनका एड्रेस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रिसिपिएंट्स की जानकारी वाला एक्सेल या डाटाबेस फाइल होना चाहिए, ये सोर्स होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा दोस्तों 20वां प्रश्न आपका सही हो गया होगा। और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां है ट्रोजन हॉर्स और वायरस में मुख्य अंतर क्या है? ट्रोजन हॉर्स और वायरस में मुख्य अंतर क्या है? दोनों एक जैसे हैं। ट्रोजन केवल स्पीड कम करता है, वायरस स्थायी नहीं होता। ट्रोजन खुद को कॉपी नहीं करता लेकिन डिसगाइज करके हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। तो सभी बच्चे कर लीजिए डी ऑप्शन, ट्रोजन खुद को कॉपी नहीं करता है, डी ऑप्शन इज राइट। 21वें क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। 22वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में गोल सीक टूल का उपयोग क्या है? एक्सेल में गोल सीक टूल का उपयोग क्या है? डेटा सॉर्ट करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, फाइल प्रोटेक्ट करने के लिए या एक सेल की वैल्यू बदलकर दूसरे सेल में डिजायर रिजल्ट पाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों 22वें का वो होगा दोस्तों यहाँ पे कि एक सेल की वैल्यू बदल करके दूसरे सेल में रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 22वें में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां है दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA का लाभ क्या है? पासवर्ड के अलावा दूसरा वेरिफिकेशन लेयर जोड़कर सुरक्षा बढ़ाना, केवल स्पीड बढ़ाना, डेटा डाउनलोड करना या ईमेल ब्लॉक करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की जाए, 2FA की बात की जाए दोस्तों, इसका मुख्य लाभ है पासवर्ड के अलावा दूसरा वेरिफिकेशन लेयर जोड़कर सुरक्षा बढ़ाना। ए ऑप्शन इज राइट। पासवर्ड के अलावा दूसरा वेरिफिकेशन लेयर जोड़कर सुरक्षा बढ़ाना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां है दोस्तों MS पावरपॉइंट में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए है? MS पावरपॉइंट में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए है? केवल एनिमेशन के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए या स्लाइड या एक्सटर्नल फाइल वेबसाइट से लिंक करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका। तो MS पावरपॉइंट में हाइपरलिंक का जो उपयोग किया जाता है ना भाई साहब, वो किया जाता है MS वर्ड में नहीं, MS पावरपॉइंट में, सॉरी, MS पावरपॉइंट में हाइपरलिंक का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है स्लाइड या एक्सटर्नल फाइल वेबसाइट से लिंक करने के लिए। डी ऑप्शन इज राइट। बात करें हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है भाई साहब? वो होती है CTRL+K। Ctrl+K क्या होती है दोस्तों? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ शॉर्टकट की भी आपको याद रहेगी कि Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ ये 24 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे आपके सभी के। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनके 24वां क्वेश्चन समझ में आया भाई जल्दी से बताइएगा मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है कि निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन दिनांक से महीना निकालता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन दिनांक से महीना निकालता है?
डे, ईयर, डेट या मंथ। तो भाई महीने की बात करें तो महीना कौन सा फंक्शन निकालेगा, वो निकालेगा दोस्तों मंथ। कौन निकालेगा भाई, मंथ निकालेगा। डी ऑप्शन इज राइट 25वें में। अब मुझे बताइए इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCIT के एग्जाम है। जल्दी से आप शेयर करो जिससे उन बच्चों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है कि मैन इन द मिडिल अटैक क्या है। मैन इन द मिडिल अटैक क्या है। पहला ऑप्शन कम्युनिकेशन के बीच में घुसकर डेटा इंटरसेप्ट करना, दूसरा केवल वायरस भेजना, तीसरा पासवर्ड भूल जाना या फायरवॉल इंस्टॉल करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मैन इन द मिडिल अटैक क्या है, क्या होता है भाई अटैक। दोस्तों यहां पे आएगा कम्युनिकेशन के बीच घुसकर डेटा इंटरसेप्ट करना, मतलब 26वें में आया दोस्तों ए ऑप्शन, कम्युनिकेशन के बीच में घुसकर डेटा इंटरसेप्ट करना इज राइट। 26वें में आया दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, कम्युनिकेशन के बीच में घुसकर डेटा इंटरसेप्ट करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है दोस्तों MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि ऑटोमेटिक कैसे बनता है। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिक कैसे बनता है। केवल मैन्युअल टाइप करके, इमेज इंसर्ट करके, पेज ब्रेक लगा करके, हेडिंग स्टाइल का उपयोग करके। दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की जाए यहाँ पे तो यह आएगा दोस्तों हेडिंग स्टाइल उपयोग करके। क्या आएगा दोस्तों, हेडिंग स्टाइल उपयोग करके। मतलब 27 में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, हेडिंग स्टाइल उपयोग करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 27 में आपने डी ऑप्शन कर लिया होगा। ठीक, यहाँ पे हेडिंग स्टाइल का उपयोग करके। अब चलते हैं दोस्तों 28वें प्रश्न की और 28वां प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का मतलब क्या होता है। तो पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा होता है इंटरनेट एज ए सर्विस, तीसरा होता है इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस या फिर इंटरफेस एज ए सर्विस। दोस्तों बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की तो ये होगा दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऐसे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस किसका होगा दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 28वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां है दोस्तों एक्सेल में एरे फॉर्मूला कंट्रोल शिफ्ट एंटर का उपयोग कब होता है। एक्सेल में एरे फॉर्मूला यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर का उपयोग कब होता है। केवल सिंगल वैल्यू के लिए, चार्ट बनाने के लिए, एक फॉर्मूला से मल्टीपल सेल में रिजल्ट लाने के लिए या प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा एक फॉर्मूला से मल्टीपल सेल में रिजल्ट लाने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा कि डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल फाइल को इनक्रिप्ट करना, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी सुनिश्चित करना, या स्पीड बढ़ाना, या बैकअप लेना। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करना, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की और 31वां प्रश्न है कि MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालाइज का हिस्सा कौन सा है। MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिस का हिस्सा कौन सा है। पहला सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डाटा टेबल या केवल पिवोट टेबल या कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिल्टर। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों और चारों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा जल्दी से बताइए मुझे। तो व्हाट इफ एनालाइज का जो हिस्सा है दोस्तों वो होगा दोस्तों सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। यहाँ पे आएगा दोस्तों 31वें में ए ऑप्शन इज राइट, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। 31वें में क्या आएगा दोस्तों ए ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का सही होगा ये। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां है DDoS अटैक क्या है। DDoS अटैक क्या है। केवल एक कंप्यूटर अटैक है, पासवर्ड चुराना होता है, फाइल इनक्रिप्ट करना होता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DOS यानी कि सर्वर को ट्रैफिक से ओवरलोड करके डाउन करना होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, सर्वर को ट्रैफिक से ओवरलोड करके डाउन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की और 33वां प्रश्न आपके सामने कि MS वर्ड में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फीचर का क्या करता है। क्या करता है भाई, एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करके या पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है, या केवल स्पेलिंग चेक करता है, इमेज एडिट करता है, या
पेज नंबर डालता है। क्या आएगा दोस्तों 33वें का सही जवाब? जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 33 में कि एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करके पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट करके पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है। ए ऑप्शन इज राइट। 33 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, क्या होगा इसका सही जवाब भाई? दोस्तों निम्न में से जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है दोस्तों ऐसा प्रोटोकॉल जो ईमेल रिसीव करने का, ईमेल प्राप्त करने की बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान देना, ईमेल प्राप्त करने की बात की जा रही है। तो ईमेल प्राप्त कौन करता है भाई? देखो SMTP की बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें, तो ये ईमेल भेजने का काम करता है दोस्तों, ईमेल भेजने का काम करता है। लेकिन POP3 और IMAP जो दो यहाँ पे प्रोटोकॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, POP3 और IMAP, ये दोस्तों ईमेल प्राप्त करने के लिए होते हैं दोस्तों, ईमेल प्राप्त करने के प्रोटोकॉल है, प्राप्त करने के प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ईमेल प्राप्त करने के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? POP3 और IMAP है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको सही लगा होगा और सही किया भी होगा आपने। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ दोस्तों, जो मैंने पढ़ा भी दिया इसी क्लास के अंदर। देखते हैं आपका ध्यान कैसा है भाई इस क्लास के अंदर। तो इस क्वेश्चन को अगर आंसर दे दिया आपने तो मैं मानूंगा कि आपका प्रॉपर ध्यान था इस क्लास के अंदर। दोस्तों 3500 प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि DNS का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों DNS का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, मतलब सॉर्ट आउट किया था इसी क्लास के अंदर। मैंने बताया था आपको DNS का पूरा नाम। तो मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि DNS का पूरा नाम क्या होता है। देखते हैं किन किन बच्चों का ध्यान था इस क्लास में और कौन कौन बच्चे इस क्लास में मतलब इसका आंसर दे पाते हैं भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी और आपने पूरी भी देखी होगी। तो किन किन बच्चों ने पूरी क्लास देखी है मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपको पास होने की अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। तो मिलता हूं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करती रहिएगा और अच्छे से एग्जाम देके आना, ठीक है। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।